हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है एशिया कंटिनेंट। बाकी महाद्वीप हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं, एशिया को आज स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप मानचित्र जब पढ़ते हैं, मानचित्र के विषय में जानकारी लेते हैं, तो आपके पास में मानचित्र होना अनिवार्य है और उसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए आपको एक एटलस बुक ज़रूर ले लेनी चाहिए। इस तरह से एक बुक आती है एटलस की, और उसमें आपका एशिया का मानचित्र जो है पॉलिटिकल, फिजिकल और इनराज करके दिए रहते हैं। तो ये मानचित्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास में एशिया का अगर मानचित्र है एटलस में, उसको आप साथ में ओपन कर लीजिए और उसमें आप समझते हुए चलिए, और जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस लिखने वाली हैं वो आप पेन पेपर निकाल लीजिए, उस पर मैप करिए, उस पर लिखिए जानकारियों को। और एटलस में जो मानचित्र, जो रियल मैप दिया गया है, उसमें चीज़ों को समझिए, मिलाइए। किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैप पे आप उसकी लोकेशन को लॉजिकली देखने की कोशिश करिए, आपको अपने आप हर एक चीज़ याद हो जाएगी। तो आज ये एशिया से रिलेटेड पहली क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे और काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखें कि एक प्रश्न आता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को लेकर के, तो पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आसानी से एशिया को समझ सकेंगे। एक चीज़ होती है, दो शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि या गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अंगारा लैंड, अंगारा भूमि या अंगारा लैंड, या इसको लारेशिया भी कहा जाता है, लारेशिया। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले इसे हम समझें। तो जब आप डीपली भूगोल को पढ़ते हो तो किस प्रकार से महासागर बने, किस प्रकार से महाद्वीप बने, यानी कंटिनेंट और ओशियंस पृथ्वी पर कैसे निर्मित हुए, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो इस प्रकार से पहले पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर हुआ करता था, और उसको क्या कहते थे, जो एक महाद्वीप सबसे बड़ा, यानी जो भी आप टोटल आज 7 महाद्वीप देखते हैं, वो सारी ज़मीन एक ही जगह इकट्ठा हुआ रहती थी और सारा पानी एक जगह इकट्ठा रहता था। तो ये जो सब ज़मीन एक साथ थी, इसको पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया। और ये महाद्वीप था, यानी ये भूमि थी, कॉन्टिनेंट था। पैंजिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, जो अकेला कॉन्टिनेंट था, और जो वाटर था, यानी जो महासागर था, उसको कहते थे पैंथालासा, पैंथालासा। ये क्या था, ये महासागर था। सबसे प्रारंभ की सिचुएशन यही है। उसके बाद में अंतर्जात बलों की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन और इन सब बलों की वजह से, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं डिटेल में, कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कैसे ये टूटा, तो वो सब डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको हम फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो पैंजिया था ये बीच से ब्रेक हो गया। तो एक सिचुएशन इस तरह से आई, जो अगली हमारी सिचुएशन बन के आई, उसमें क्या हुआ कि ये दो पार्ट में इस तरह से थोड़ा थोड़ा जुड़ा भी रहा और हटने लगा। तो जो दो टुकड़े बन करके आए, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, जो उत्तर की तरफ टुकड़ा था, देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, जो उत्तर की तरफ टुकड़ा था, इसको कहा गया अंगारा भूमि या लारेशिया या अंगारा लैंड। इसको कहते हैं अंगारा लैंड, या इसे लारेशिया भी कहते हैं। और जो दक्षिण की तरफ भाग था इसका दूसरा, उसको कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। तो यदि आपसे पूछा जाए अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, ये दो चीज़ें क्या हैं, तो ये प्राचीन भूमियां हैं। यानी सबसे पहले जो एक बड़ी भूमि थी, जो एक कॉन्टिनेंट था पैंजिया, उसी के दो टुकड़े हुए, एक को अंगारा लैंड कहा जाता है भूगोल में, दूसरा गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके बाद अंगारा लैंड का फिर विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ, और इसके कई कई टुकड़े हो गए। तो अगली सिचुएशन जो बन करके आई, वो फाइनल हम आपको दिखा देते हैं। ये सब काम धीरे धीरे हुआ, बहुत ही करोड़ों साल में हुआ, लेकिन जो फाइनल स्टेज आज आप देखते हो, अगर ये हम पूरा
इंटायर अर्थ का मैप मान लें इसमें, तो सिचुएशन इस समय आप क्या देखते हो कि आपको एक यहाँ पर दिखाई पड़ता है कॉन्टिनेंट, एक यहाँ पर दिखाई पड़ता है, एक आपका ये है और फिर एक आपका ये है और एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो यही आपको वर्तमान समय में दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इनके नाम आप जान लो। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है ये उत्तरी अमेरिका है। आप अपना मैप खोल लीजिए, जो वर्ल्ड का मैप आपके एटलस में दिया है और उसको देखिए। ये जो पार्ट है इसमें 2 महाद्वीप हैं, इसमें यहाँ पर है, इसको कहा जाता है यूरोप और इसको कहा जाता है एशिया। और ये चूँकि दोनों एक में जुड़े हुए हैं इसीलिए इसको संयुक्त रूप से कहते हैं यूरेशिया, इसको यूरेशिया कहते हैं मिला करके दोनों को। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, ये आपका है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपका हो गया अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको यहाँ पर 7 महाद्वीप बन गए और ये 7 महाद्वीप इन्हीं 2 टुकड़ों से और विभाजित होकर के बने हैं। तो किस टुकड़े से कौन सा महाद्वीप बना है ये आपको जानना चाहिए। तो जो उत्तर में अंगारा लैंड था उसी के विभाजन से ये उत्तरी अमेरिका निकला है। तो ये क्या है, ये अंगारा लैंड की भूमि है, अंगारा लैंड। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप किस भूमि का टुकड़ा है। तो उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का है, जो भी उत्तर में है वो सब अंगारा लैंड के भूमि है। तो ये यूरोप और एशिया ये दोनों चीज़ किसके हैं, ये अंगारा लैंड के हैं, अंगारा लैंड। और ये भी जो है आपका अंगारा लैंड है। सब जगह आप मार्क करें ताकि आप भूलें नहीं। अब जो नीचे के पार्ट हैं ये सब गोंडवाना है, यानी दक्षिणी अमेरिका ये आपका गोंडवाना का पार्ट है, ये है गोंडवाना। अंटार्कटिका ये भी गोंडवाना है, अफ्रीका ये भी गोंडवाना है, ऑस्ट्रेलिया ये भी गोंडवाना भूमि का भाग है। तो इस तरह से आप आसानी से इनको अलग अलग कर ले जाएंगे कि कौन सा महाद्वीप किस भूमि का टुकड़ा है जो यहाँ पर 2 बने थे। जब ये दोनों टूटने लगे थे तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एक बड़ा महासागर हुआ करता था जिसको पैंथालासा कहा जाता था। तो जब टूटा तो इसमें बीच में एक पतला सा जो है सागर बन गया दोनों के बीच में, इसको कहा जाता है टेथिस सागर। ये जो बीच में बनता है इसको टेथिस सागर कहा जाता है। और यदि आप हमारे भूगोल की प्लेलिस्ट में हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो उसमें आप जान पाएंगे किस प्रकार से टेथिस सागर बाद में समाप्त हो गया और हिंद महासागर बन गया। शुरू में हिंद महासागर नहीं था। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको जाननी है, जो अक्सर पूछा जाता है, ये चीज़ें तो पूछी ही जाती हैं। आप यहाँ एशिया में अपना देश देखते हैं इंडिया, ये क्या है, ये है हमारा भारत, जो जाहिर सी बात है एशिया में है, दक्षिण एशिया का एक देश है भारत। लेकिन इसके विषय में एक क्वेश्चन बनता है कि भारत कौन सी भूमि है, भारत अंगारा लैंड है या गोंडवाना लैंड है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हर देश अलग अलग भूमि है? नहीं, हर एक देश अलग अलग भूमि नहीं है। लेकिन यहाँ भारत के विषय में स्पेशल ये है कि भारत कभी यहाँ पर अफ्रीका से लगा हुआ था, कभी यहाँ पर इंडिया हुआ करता था और बाद में ये मूव होकर के यहाँ पर आ गया। इस चीज़ को आप हमारे हिमालय की उत्पत्ति वाले चैप्टर में आसानी से समझ सकते हैं। उसको आप देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये इंडिया कभी अफ्रीका से लगा हुआ देश था
बाद में इसका मूवमेंट हुआ और ये यहाँ यूरेशिया से आकर के टकरा गया और आज वर्तमान में ये पॉलिटिकल रूप से एशिया का भाग है, यानी एशिया में इसको जोड़ा जाता है इस देश को। लेकिन ये ज़मीन कहाँ की है? ज़मीन तो यहाँ की है, अफ्रीका से लगी हुई थी और अफ्रीका गोंडवाना का पार्ट है, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो इसमें कहीं हुआ करता होगा पहले। तो हमारे इंडिया की भूमि कौन सी है? वो है गोंडवाना की भूमि। ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें आप अक्सर भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं कि ये तो एशिया अंगारा लैंड है तो इंडिया भी अंगारा लैंड होगा, लेकिन नहीं, इंडिया जो है वो गोंडवाना भूमि है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपने समझी। फिर आपने देखा कि यहाँ पर तमाम महासागर बन गए, तो महासागर सब हम जब महासागरों को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आई और हम आज पढ़ेंगे एशिया। तो आप एशिया देखते हैं, अंगारा लैंड की भूमि है और एशिया जो है वो 2 महाद्वीपों से फिजिकल रूप से जुड़ा भी हुआ है। यहाँ पर इसीलिए हमने इसको जोड़ के बनाया है कि एशिया जो है वो अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है और यूरोप तथा एशिया तो बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इन 2 शब्दों को सीखने के बाद में 3 और शब्दों को सीखेंगे, 2-3, तब हम एशिया पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यूरेशिया, अफ्रो यूरेशिया और लारेशिया क्या है। इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं साथ में ही। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि चूंकि एशिया जो है वो 2 महाद्वीपों से बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो फिर बाउंड्री कैसे डिसाइड हुई है। सबसे पहले यही तमाम सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बाउंड्री को लेकर के। एक शब्द आप पढ़ोगे अफ्रो यूरेशिया, अफ्रो यूरेशिया, बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा अफ्रो यूरेशिया। तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी एटलस में देखिए और आप देख पाएंगे कि एशिया महाद्वीप फिजिकल रूप से यानी ज़मीनी तौर से यूरोप से जुड़ा हुआ है, यानी यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं और इसको यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका को जब आप देखोगे तो अफ्रीका का एक देश है मिस्र। मिस्र देश भी एशिया के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी एशिया और अफ्रीका भी कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये तीनों महाद्वीप आपस में कनेक्टेड हैं। कौन कौन से? एक तो अफ्रीका, इसके साथ जुड़ा हुआ है एशिया और इसके साथ जुड़ा हुआ है यूरोप। तो यही तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है अफ्रो यूरेशिया। अब दूसरा शब्द जो है वो आप पढ़ोगे यूरेशिया। अब यूरेशिया में अफ्रो हटा दिया गया, यानी अब अफ्रीका को छोड़ करके जो पार्ट बचता है यानी एशिया प्लस यूरोप, इसको कहते हैं यूरेशिया। अब एक शब्द आता है लॉरेशिया। तो लॉरेशिया हमने अभी आपको बताया कि अंगारा लैंड को लॉरेशिया कहा जाता है। तो लॉरेशिया क्या है? यह एक प्राचीन भूमि है जो पैंजिया के टूटने से बनी थी। जब पैंजिया टूटा तो उसका जो उत्तरी टुकड़ा था, उत्तरी ध्रुव की तरफ, उसको लॉरेशिया कहा जाता है या अंगारा भूमि कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आप समझ गए। अब चूँकि यहाँ पर आप कनेक्शन देख रहे हैं एशिया और यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आखिर ये जो बॉर्डर डिसाइड होगा, जब आप किसी अलग महाद्वीप को देखते हैं तो आप देखते हैं वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, किसी अन्य महाद्वीप से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर भ्रम नहीं रहता है। लेकिन ये चूँकि आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका बॉर्डर आपको समझना चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले। फिर हम एशिया के विषय में भी साथ में कुछ चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, एशिया जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता है 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे टॉप पे एरिया के वाइज में एशिया आता है, पॉपुलेशन में भी एशिया आता है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। ये नोट कर लीजिएगा। एशिया के पास में जो भूमि है वो 29.9% जो है लैंड है। तो लगभग 30% भूमि अकेले एशिया के पास में है और 4.5 बिलियन लोग जो हैं वो एशिया में निवास करते हैं। तो जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी ये सबसे बड़ा
महाद्वीप है। और एशिया के विषय में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, फैक्ट आप पढ़िएगा। यहाँ पे हम मुख्य चीज़ों पर बात करेंगे। एशिया के विषय में कहा जाता है कि एशिया जो है सभी धर्मों का उद्गम स्थली है, यानी कि हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख जो भी हैं, ईसाई है, इन सब धर्मों का उत्पत्ति स्थल क्या है, एशिया में ही आपको मिलेगा। और ये सभ्यताओं का पालना है, यानी कि सभी सभ्यताएं जो प्राचीन रहीं, चाहे वो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता हो, दजला फराद हो, मतलब बहुत सी सभ्यताएं भी एशिया में जन्मी। अब हम देखते हैं कि एशिया कैसे यूरोप से अलग है। तो आप अपने एटलस का मानचित्र एशिया का खोल लीजिए और एक ब्लैंक पेपर शीट भी रख लीजिए जिस पे आप नोट भी करेंगे और एटलस में देखते हुए चलेंगे क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मार्क करनी है। सबसे पहले आप देखें कि जब एटलस में आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में आपको सबसे पहले बॉर्डर देखना है। तो आपको इस तरह से मिलेगा रसिया का पार्ट और इधर से आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका का पार्ट। यह है आपका अलास्का और ये है रूस। ये आप अपने एटलस में देखिए, आपको जो है यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप देखते हुए चलेंगे और इस बॉर्डर को हम समझेंगे। तो उत्तरी अमेरिका, ये जो है आपका अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। कभी ये अलास्का जो है वो रसिया का ही मालिकाना हक हुआ करता था, लेकिन रसिया ने इसको जो है यूएसए को बेच दिया था, इसीलिए अब वो यूएसए का है, अलास्का यूएसए का है। जब हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ रहे थे उस क्लास को आप देखे होंगे, उत्तरी अमेरिका का पार्ट 1, तो इसमें आपने देखा होगा कि अलास्का के ऊपर एक सागर है। यहाँ पर अलास्का के ऊपर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैप अपने दिमाग में बिठाना है और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप मैप में देखते हुए चलेंगे और हमारे साथ समझते चलेंगे तो जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे पूरा मैप आपके सामने होगा। ब्यूफोर्ट सागर आपको दिखा, अलास्का के ऊपर आपको ब्यूफोर्ट सागर है और ये आपका रसिया का, यहाँ आप देखोगे इस तरह से बहुत सारा जिगजैग मिलेगा। हम सब कुछ डिटेल में करेंगे, कौन सी नदियाँ हैं क्या है, लेकिन आज हम सिर्फ आपको बॉर्डर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एशिया है, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो आपका है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर एशिया के उत्तर में है आर्कटिक महासागर। ये सब आर्कटिक महासागर के ही हिस्से होंगे जो भी ऊपर सागर हैं उत्तर की तरफ। तो ये आपने ब्यूफोर्ट सागर देखा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो एक सागर आपको मिलेगा चुकची सागर। चुकची सागर, ये क्रम है, क्रम पूछा जा सकता है आपसे। इधर आपका ईस्ट है, चुकची सागर के बाद में आप देखोगे तो आपको मिलेगा ईस्ट साइबेरियन सागर। ईस्ट यानी पूर्वी साइबेरियन सागर, साइबेरिया सागर। आप एटलस में देखिए, ईस्ट साइबेरियन सागर के बाद में और बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लेप्टिव सागर। लेप्टिव सागर कुछ भी कठिन नहीं है, आप बस सिर्फ देखते रहिए, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में और इधर आ जाइए, आपको मिलेगा कारा सागर। कारा सागर। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा बैरेंट्स सागर। बैरेंट्स सागर। देखिए, ये आपसे जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सागरों का क्रम पूछा जा सकता है। और यहाँ तक जो आप देख रहे हैं कारा सागर तक, ये सब जो है आपके आर्कटिक सागर के हिस्से हैं। ब्यूफोर्ट सागर है, चुकची सागर, फिर साइबेरियन सागर, फिर लेप्टिव सागर, फिर कारा सागर। यहाँ तक ही एशिया में है। फिर हम आगे आपको ये और आगे जाओगे तो बैरेंट्स सागर के बाद में बैफिन की खाड़ी आ जाएगी।
आप एटलस में देखें, वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, अगर ना मिले आपको, बैफिन खाड़ी आपको मिलेगी, और बैफिन खाड़ी के बाद में और आगे जाएंगे जब, तो वही आपका आ जाएगा घूम करके कौन सा, ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है, तो ब्यूफोर्ट सागर से आप चलोगे तो यही आपको आगे बैफिन है, यहीं पर बैफिन है। तो बैफिन के बाद में फिर आप ब्यूफोर्ट सागर में पहुंच गए। ये पूरा आपका राउंड सर्किल है, गोल है। तो वहाँ बैफिन सागर से स्टार्ट करके और फिर हम बैफिन सागर तक ही आ गए हैं घूम करके। तो ये है क्रम। ये सब यहाँ के ये 3 सागर जो हैं आपको विशेष करके याद रखने हैं, क्योंकि ये एशिया में पड़ेंगे। बाकी ये आपके उत्तरी अमेरिका में जाके पड़ेंगे। ब्यूफोर्ट सागर, बैफिन सागर, यानी ये आपके उत्तरी अमेरिका के हैं। ये बैरेंट्स सागर आपका यूरोप के हिस्से में आ गया। ये 3 सागर एशिया में आपको दिखाई पड़ेंगे, एशिया के मैप में। तो क्रम ये आपको कारा सागर, लेप्ट्यू सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर। अब चुकची सागर पर ध्यान दीजिए। एशिया और अलास्का या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है एक स्ट्रेट, यानी जल संधि। जल संधि क्या होती है? 2 बड़े जल बॉडी को जोड़ने वाली एक पतली जो है जल की राशि। तो इधर देखिए चुकची सागर है, इधर जो सागर है ये है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर ये आपका अमेरिका हो गया, ये इधर आपका एशिया है। यहाँ पर एक पतली जल की जो संधि है, ये जो चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ रही है, ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। जल संधि, जल डमरू और स्ट्रेट 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रेट अंग्रेजी में, जल संधि और जल डमरू मध्य आपका हिंदी में। जल को जोड़ने वाली संधि बेरिंग जल संधि है। ये क्या करती हैं? ये एशिया यानी रूस और अलास्का को अलग करती हैं। ये किसको किसको अलग करती हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। किन 2 सागरों के मध्य है? तो ये आपकी है चुकची सागर, और चुकची सागर से ये जोड़ती है किसको? बेरिंग सागर को। बेरिंग सागर आप मैप में देख पा रहे हैं। जब कभी भी जल संधि होगी तो जल संधि से रिलेटेड 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि किन 2 भूमियों को अलग कर रही है? तो रूस और अलास्का को अलग कर रही है, या महाद्वीप का नाम दे देगा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रही है। एक क्वेश्चन हो सकता है किन 2 सागरों को या महासागरों को जोड़ रही है? तो चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ रही है, कनेक्शन बना रही है। क्या उत्तरी अमेरिका एशिया से ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, यानी महाद्वीपीय जोड़ है? नहीं है, यहाँ पर जल संधि है, कोई भी भूमि का जोड़ नहीं है, वो अलग है। तो इतनी चीज़ आपने समझ लिया। ये 3 सागर का क्रम आपने समझ लिया। अब हम देखें कि हमने बताया कि एशिया और यूरोप इधर है, जुड़ा हुआ है, तो क्या बॉर्डर है, कहाँ कहाँ से डिसाइड होता है, उसको समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे आप कारा सागर देख रहे हैं अपने मैप में, आप देखिए कारा सागर के पास में एक पर्वत श्रेणी है जो इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है। इस तरह से ये कहलाती है यूराल पर्वत। ये पर्वत कौन सा है? ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो रूस में है और रूस को 2 भागों में बांट देता है। इधर एशिया है और यूराल पर्वत के इधर है आपका यूरोप। लेकिन देश इधर भी रूस ही है और इधर भी रूस है। इसका मतलब यह है कि रूस 2 जो है कॉन्टिनेंट में स्थित है। इसको इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री कहेंगे या ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहेंगे। 2 महाद्वीपों में स्थित है। एशिया की तरफ ज़्यादा हिस्सा है, यूरोप की तरफ कम हिस्सा है, लेकिन दोनों ही तरफ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा देश है। एशिया में भी सबसे बड़ा है, यूरोप में भी सबसे बड़ा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें
तो जो एशिया की तरफ रूस का हिस्सा पड़ता है ये कहलाता है साइबेरिया। ये कहलाता है साइबेरिया। ठंडा प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन रूस की बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। जो यूरोप की तरफ हिस्सा है ये काफ़ी पॉपुलेटेड है और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रूप से मुख्य रूप से रूस जो है वो यूरोप में ही जो है गिना जाता है और इधर ही इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी यूरोप की तरफ ही है, एशिया में नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे मैं आपसे एक दो प्रश्न करूंगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। एटलस को ज़रूर साथ में रखिए और देखिए आगे। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, जो यूराल के दक्षिणी क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं यूराल नदी। ये कौन सी नदी है? यूराल नदी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये मैं एशिया और यूरोप के बीच का बॉर्डर बता रहा हूँ। चूँकि फिजिकल कनेक्शन है तो पर्वत पर से बांट लिया, इधर का एशिया इधर का आपका यूरोप। इसके बाद नदी ने बॉर्डर बना दिया और यूराल नदी है वो एक जो है झील में जाके गिरती है जिसको कहते हैं कैस्पियन सागर। ये है आपकी झील कैस्पियन सागर। इसका नाम सागर ज़रूर है लेकिन ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील झील इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन किसी भी महासागर से नहीं है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको झील कहा जाएगा। सबसे बड़ी ये झील है। आप अपनी एटलस में देखिए, कैस्पियन सागर जो है वो एक काफ़ी बड़ा आपको झील दिखाई पड़ेगा जो दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप कमेंट करके हमें बताएं कि दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सबसे बड़ी किस महाद्वीप में है, किस देश में है। तो ये बॉर्डर इधर जितना भी आपका इधर का एरिया है वो सब कुछ एशिया में आएगा और इधर का यूरोप में आएगा। ये बॉर्डर मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप और एशिया के बीच का। तो सबसे पहले यूराल पर्वत ने बांटा, फिर यूराल नदी ने बांटा और फिर कैस्पियन सागर ने बांटा। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। कैस्पियन सागर क्या है, यूराल पर्वत क्या है, यूराल नदी क्या है, कौन से देश हैं, कहाँ बाउंड्री है। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, हम बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताएंगे। पहले आप इस चीज़ को समझें। कैस्पियन सागर से आप देखिए आगे बढ़िए इधर की तरफ, तो आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 छोटे छोटे देश हैं। एक तो अजरबैजान मिलेगा जो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। इस तरह से आपको एक देश मिलेगा अजरबैजान, देखिए एटलस में देखिए। और फिर अजरबैजान से और यहीं से आपको एक और देश मिलेगा जो है जॉर्जिया, और यहीं पे आपको एक आर्मेनिया भी मिलेगा। 3 देश छोटे छोटे हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं काकेशस। ये है काकेशस, काकेशस माउंटेन, यानी इसके बाद में जो बॉर्डर बना रहा है वो काकेशस पर्वत बनाता है। काकेशस पर्वत में एक सबसे ऊंचा शिखर है जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है, वो है एल्ब्रुज माउंटेन। नोट कर लीजिएगा, यहीं पे है एल्ब्रुज माउंटेन, ये काकेशस में ही एल्ब्रुज। ये हालांकि हम इसको और डिटेल में बाद में करेंगे ही, लेकिन यहीं पे आप फैक्ट को नोट करें। तो कैस्पियन सागर के बाद में काकेशस पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर बनाता है और ये माउंटेन फैला हुआ है काला सागर तक। इसके बाद में एक और सागर आपको इस तरह से मिलेगा, उसका नाम है काला सागर, और काला सागर से लगा हुआ एक और छोटा सा आपको मिलेगा एजोव सागर। ये है आपका एजोव सागर, एजोव सागर, और ये आपका है काला सागर। काला सागर कौन कौन से देशों से बॉर्डर बनाता है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, क्या है वो सब कुछ हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। इधर सब एशिया आपको मिल रहा है, इसके इधर सब आपका यूरोप है। काला सागर का कनेक्शन है एक जलसंधि के द्वारा एक छोटे से और सागर में, उस सागर को कहते हैं मरमरा सागर। आप मैप में देखें, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा
टर्की। देखिए काला सागर के पास में एक देश मिलेगा टर्की। टर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है, यानी आखिरी में, टर्की के बाद में कुछ नहीं है। टर्की भी जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है, यानी 2 महाद्वीपों में ये भी स्थित है। यहाँ पर आपको काला सागर से एक पतली जलसंधि मिलेगी जिसको कहते हैं बासपोरस की जलसंधि। ये है बासपोरस जलसंधि, बासपोरस स्ट्रेट। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप इस जलसंधि का नाम पढ़ते हैं कि बासपोरस की जलसंधि को पार करके एशिया से लोग यूरोप जाया करते थे। ये व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। टर्की में जाते थे, टर्की के बाद में बासपोरस की जलसंधि पार करते थे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इधर का यूरोप है, तो वो यूरोप में प्रवेश हो जाते थे। बासपोरस जलसंधि को पार करेंगे तो कौन से देश में पहुँचेंगे? टर्की में ही पहुँचेंगे। यानी कि जो टर्की देश है वो यहाँ तो है ही, साथ में इसका कुछ हिस्सा बासपोरस जलसंधि के उस तरफ भी है, यानी यहाँ पर भी है टर्की। और टर्की का जो एरिया है उसको कहते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल मध्य, जो आधुनिक भारत की क्लास है उसमें मैंने इसे डिटेल से पढ़ाया हुआ है। पहली क्लास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें मैंने आपको ये सिचुएशन पूरी समझाई हुई है कि टर्की के बाद में बासपोरस जलसंधि को पार करेंगे तो टर्की का ही क्षेत्र पड़ता है, और वो क्षेत्र कहलाता है इस्तांबुल। यहीं पर जो है कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, उसी को अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो टर्की भी जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है, जिसका कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा, सिर्फ इस्तांबुल क्षेत्र ही यूरोप में आता है, बाकी सब एशिया में ही है। ये जो बासपोरस की जलसंधि है, ये जो हमने आपको बताई बासपोरस की जलसंधि, ये जाके खुलती है एक छोटे से सागर में। इसको कहते हैं मरमरा सागर, मारमरा या मरमरा सागर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। एटलस में हो सकता है डिटेल में आपको ना दिखाई पड़े, लेकिन आप वहाँ पे बारीक नज़र रख के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा समझाने के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा बना रहे हैं। तो मरमरा सागर से फिर एक जलसंधि है। देखिए मरमरा सागर के बाद में एक पतली जलसंधि फिर है। अब देखिए ये पानी सब जुड़ा हुआ है। ब्लैक सागर से आप बासपोरस होते हुए, मरमरा होते हुए फिर एक जलसंधि आ जाएगी जिसको कहते हैं डारडेनल्स। डारडेनल्स जलसंधि। पूरा आपको वाटर वे देखना पड़ेगा, पूरा रूट देखना पड़ेगा। आपसे प्रश्न आएगा कि क्या कैस्पियन सागर से कोई जलसंधि काला सागर के लिए है? नहीं है, यानी ये चारों तरफ से बंद है, ज़मीन से घिरा हुआ है। हाँ, कुछ नहरें बनाई गई हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो हम आपको बताएंगे कि कैस्पियन सागर से लेके काला सागर तक कुछ कैनाल्स बनाई गई हैं कृत्रिम रूप से, जिससे शिप, छोटे जो जहाज़ हैं पानी के, वो आते जाते हैं, यानी व्यापार होता है। नहरें बनाई गई हैं और ये सब प्राकृतिक रूप से कनेक्टेड है। यानी एजो सागर जो है वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और काला सागर जो है वो बासपोरस की जलसंधि से होता हुआ मरमरा सागर में आ जाएंगे। मरमरा सागर से डारडेनल्स की जलसंधि होते हुए आप एक छोटे से सागर में पहुंचेंगे जो भूमध्य सागर का हिस्सा है। यहाँ पे फिर मैं अलग कलर से बना देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक सागर मिलेगा और उसके बाद में बहुत बड़ा सागर आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये जो बीच में छोटा और हिस्सा है इसको कहते हैं एजियन सागर। ये सब कुछ आपको एटलस में मिल जाएगा। एजियन सागर। अब आप इस रास्ते को पूरी तरीके से देखें, भूमध्य सागर की तरफ से एटलस में देखें, टर्की के बगल में आप जाएं और यहाँ पे ग्रीस देश है। एटलस में देखें, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे भूमध्य सागर में देखिए, भूमध्य सागर में आपको एक ग्रीस
देश मिलेगा। उसके बगल में आप देखिए एक सागर है जहाँ पे नाम लिखा होगा एजियन सी। एजियन सी से आप डार्डेनल्स की जलसंधि देखेंगे और फिर आप मरमरा सागर में आ जाएंगे। उसके बाद में बास्पोरस होते हुए आप काला सागर में आ जाएंगे और एक जलसंधि यहाँ पर काला सागर और एजो सागर को जोड़ती है। इसका नाम आप कमेंट करके बताइए कि क्या जलसंधि है ये जो एजो सागर और काला सागर के बीच में है। काला सागर से कुछ नहरें कैस्पियन सागर के लिए आती हैं, उन नहरों के विषय में हम आगे पढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक काकेसस पर्वत है जो बॉर्डर बनाता है। ये जो दो देश हमने आपको बताए अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। आर्मेनिया तो पूरी तरीके से एशिया में है, लेकिन अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, अजरबैजान और जॉर्जिया दो देशों का बहुत छोटा छोटा एरिया यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से इनको एशिया में ही गिना जाता है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसीलिए आप मन में रखिएगा ध्यान में कि ये दो देशों का, चूँकि बहुत पर्वतीय एरिया है तो बिल्कुल रिफाइंड बॉर्डर नहीं है, इनका भी कुछ ज़िले या कुछ क्षेत्र जो है वो यूरोप में गिने जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी तरीके से देखें तो रूस और टर्की दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में हैं, लेकिन इन दो को भी आप माइंड में रखिएगा। और यहाँ पर है कजाकिस्तान, जो यूराल नदी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखो एक देश मिलेगा आपको कजाकिस्तान। यूराल पर्वत के बाद में कैस्पियन सागर से लगा हुआ एक बड़ा देश है कजाकिस्तान, जहाँ यूराल नदी बहती है। कजाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र यूरोप में जोड़ा जाता है, कुछ क्षेत्र, ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्षेत्र। तो इस तरह से आप इस बाउंड्री को समझ गए। अब भूमध्य सागर के बाद में क्या? भूमध्य सागर के बाद में अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि अफ्रीका और एशिया भी जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ भूमध्य सागर के आगे चलिए, एटलस में देखिए, तो भूमध्य सागर के आगे आपको एक नहर मिलेगी। एक नहर है, ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर मिस्र के देश के पास में देखिए, अफ्रीका का कंट्री है मिस्र, वहाँ पर आपको स्वेज नहर मिलेगी। मैप में भले ना बने हो, लेकिन आपको पता है भूमध्य सागर से स्वेज नहर शुरू होती है और लाल सागर में जाती है। तो स्वेज नहर के बाद में आपको एक सागर मिलेगा इस तरह से, जो है लाल सागर। लाल सागर। और इधर आपका जो देश है ये आपका अफ्रीका है, महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है, और इधर का पूरा आपका एशिया है। तो अब जो प्रश्न यहाँ पर बनेंगे अफ्रीका और एशिया को लेकर के, वो क्या बनेंगे? अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाली जो भूमि है वो कौन से देश की है और उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जॉइंट पे आप देखें, जहाँ पे स्वेज नहर है वो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई पेनिनसुला। यानी कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो मिस्र देश की है। यहाँ पर अफ्रीका और एशिया के बीच में ये तो लाल सागर है, लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट है, स्वेज नहर तो काट के बनाई गई है ना, तो ये जो यहाँ पे ज़मीन जुड़ी हुई है, अफ्रीका और एशिया के बीच में ज़मीन जुड़ी हुई है। इधर देश पड़ता है आपका मिस्र, इजिप्ट, आप देखिए, और इधर आपका जो एशिया की तरफ जॉइंट पड़ेगा वो आपका पड़ेगा इज़राइल। इज़राइल, और ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। जब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे दो घाटियाँ हैं, अकाबा की खाड़ी, स्वेज नहर की खाड़ी, वो सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाल सागर, लाल सागर से आप देखोगे आगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बाब अल मंदाब। देखिए अपनी एटलस में देखिए, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब लाल सागर से आपकी अरब सागर के लिए। और यहाँ मिलेगी आपको अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप आप देखोगे स्थित है, सोकात्रा द्वीप। तो इसके विषय में पूछा भी जाता है अक्सर में, तो उसको हम बाद में देखेंगे।
अब इस चीज़ को ज़रा एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं और आप एटलस में मिलाइएगा। सिर्फ इसको देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसको पेपर पे ड्रा करिए। ये एक तार्किक तरीका है चीज़ों को समझने का। आप एटलस मैप खोलिए, एशिया का जहाँ पे दिया हो और आप यहाँ से शुरू करें। इधर अलास्का अगर नहीं भी बना है तो उधर आप पेंसेट बना लीजिए कि इधर अलास्का है। सिर्फ पतली सी जल की एक जलसंधि है और तुरंत उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। तो रूस और अलास्का के बीच में चुकची सागर है। चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने वाली एक बेरिंग जलसंधि है। तो यहाँ से चुकची सागर से आप ईस्ट साइबेरिया सागर में आते हैं, फिर लेप्टिव सागर में आते हैं, फिर कारा सागर में आते हैं। कारा सागर के पास से ही जो है एक पर्वत श्रेणी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली है, जिसको यूराल पर्वत कहा जाता है। ये एशिया और यूरोप के बीच में पर्वतीय बॉर्डर बनाता है। इसके आगे का बॉर्डर यूराल नदी डिसाइड करती है, जो कजाकिस्तान देश में बहती है। यूराल नदी कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के बीच का बॉर्डर बनाता है। इधर सेंट्रल एशिया के देश आपको मिलेंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देश मिलेंगे, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, ये सब देश इधर लगे हुए हैं बॉर्डर से। इसके बाद में ये काकेसस माउंटेन जो बॉर्डर डिसाइड करता है, इधर एशिया इधर यूरोप। इसके बाद में काला सागर बॉर्डर डिसाइड करता है, ऊपर के सब यूरोप हैं, नीचे टर्की देश है, यहाँ ईरान भी है। इधर आपको फिर हमने बताया आपको बास्पोरस से होके आ गए आप मरमरा से डार्डेनल्स, उसके बाद एजियन से आ गए भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से लगे हुए एशिया के देश हैं यहाँ पे इस तरह से, वो हम सब आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे एक द्वीपीय देश भी है जिसको साइप्रस कहते हैं, एकमात्र द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है। फिर भूमध्य सागर से एक नहर है जिसको स्वेज नहर कहते हैं, जो मिस्र देश में काट के बनाई गई है और ये लाल सागर को जोड़ देती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्वेज नहर है और ये सिनाई प्रायद्वीप है, जो ज़मीन है जो जुड़ी हुई है एशिया से, अफ्रीका और एशिया के बीच में जोड़ है, इसी को काट के बनाया गया है स्वेज नहर। फिर ये लाल सागर बाबल मंदाब होते हुए अदन की खाड़ी में आ जाते हैं। फिर आपको ये हिंद महासागर है पूरा भरा हुआ यहाँ पे। तो ये है पूरा एक बॉर्डर। इधर का जो बॉर्डर है उसको हम बाद में समझेंगे। अब हम एशिया को पढ़ने के लिए एशिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि बहुत से देश हैं और बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग पार्ट में इसको बांट करके पढ़ा जाता है। तो उसको हम देखें इसका विभाजन क्या है, ताकि हम हर एक क्लास में एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे। इसको आप ऐसे ही बना लिए होंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एशिया को लेकर के कि देखिए एशिया में आप एटलस के मैप में देखिए और हमें आप बताएं जल्दी से, जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ, कि एशिया का सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूरब में और सबसे पश्चिम में, यानी चारों किनारे कौन कौन से देश हैं। ये प्रश्न आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। तब तक मैं स्क्रीन साफ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। एशिया के सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण, सबसे पूरब और सबसे पश्चिम में कौन से देश हैं। देखिए, देश इस तरह से दिशा का मार्क होता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। सबसे उत्तर में मैप में देखिए, और सबसे उत्तरी देश कौन सा है। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे ऊपर यही स्थित है। यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। तो एशिया के सबसे उत्तर में कौन सा देश है? रूस है। पश्चिम में अभी हमने आपको बताया टर्की। टर्की यूरोप तक गया हुआ है, यानी उसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। पश्चिम में आपका तुर्की या टर्की देश है, जो सबसे पश्चिमी देश है। दक्षिण में देखिए, दक्षिण में आप जाओगे तो एशिया जो है, एशिया पृथ्वी पे स्थित है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम, लेकिन इसका कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध तक जाते हैं।
तो सबसे दक्षिण में जो है स्थित देश जो है वो इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया। देखिए, अगर आप अर्थ को इस तरह से देखें तो अर्थ में हमने आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाया हुआ है। तो ये लैटिट्यूड है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और आप यहाँ देखोगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ता हुआ आपका क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ये है आपका टाइमलाइन। तो ये ग्रीनविच से होके जाता है। तो इधर का आपका कहलाता है, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया क्योंकि ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो ईस्ट गोलार्ध हो गया, वेस्ट गोलार्ध हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो एशिया की जो सिचुएशन आप देखोगे वो आपकी यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे। इसके कुछ ही द्वीप जो हैं इस तरह से, इंडोनेशिया सिर्फ बाहर इधर थोड़ा सा कुछ द्वीप जो हैं वो दक्षिणी में आ गए हैं, बाकी सब उत्तर में ही है। तो एशिया कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये है एशिया। ये किस में है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कुछ भाग केवल बहुत कुछ भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, वो है इंडोनेशिया के कुछ द्वीप। तो सबसे दक्षिण में इंडोनेशिया ही स्थित है। पूरब की बात करें तो पूरब में भ्रम की स्थिति आपको हो सकती है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इसको ज़रा हम समझेंगे। अगर मैप को आप देखोगे एशिया के, तो रसिया सबसे पूरब में आपको मिलेगा। अभी हमने बताया कि अलास्का तक जाता है, वो अलास्का से बॉर्डर बनाता है जाके जलसंधि, बेरिंग जलसंधि हमने आपको बताई। तो आप कह सकते हैं सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में क्या है, वो रूस ही है। रूस एशिया का देश है, तो सबसे पूरब तक जाता हुआ देश जो है वो रूस है। लेकिन रूस अगर विकल्प में नहीं है, क्योंकि रूस अक्सर सब जानते हैं तो रूस को विकल्प में नहीं रखते हैं, तो दूसरा विकल्प कौन सा होगा जो इसके बाद में है। तो इसके बाद में आपका उत्तर होना चाहिए जापान, और तीसरे नंबर पे आपका उत्तर होगा इंडोनेशिया। जापान और इंडोनेशिया में आपको मैप को देखते हुए भ्रम हो सकता है। जब आप मैप को देखोगे तो उसमें लगेगा कि इंडोनेशिया के द्वीप बहुत आगे तक फैलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जापान आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो इंडोनेशिया के द्वीप आपको हो सकता है यहाँ तक फैलते हुए दिखाई पड़े। तो हो सकता है कि आप सोचो कि जापान तो यहाँ तक आ रहा है, इंडोनेशिया यहाँ तक जा रहा है। हो सकता है आपको लगे भ्रम कि इंडोनेशिया और पूरब तक जा रहा है तो इंडोनेशिया होना चाहिए, लेकिन नहीं। देशांतर इस प्रकार से सीधे नहीं है। देशांतर जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल पे ये नज़दीक जाते जाते हैं, और बीच में इनके बीच में दूरी होती है। यानी कि जो देशांतर यहाँ से गुजर रहा होगा वो यहाँ जा रहा है इस तरह से। तो आप देखोगे कि जापान से होके जो देशांतर जा रहा है वो इंडोनेशिया के बहुत आगे से जा रहा है, वो इंडोनेशिया में टच भी नहीं करता है जा करके। ये जापान देखोगे तो जापान, देखो रूस तो आपको 180 डिग्री ईस्ट तक मिलेगा, लगभग 180 पूरब तक रूस फैला हुआ। जापान आपको लगभग 153 डिग्री ईस्ट तक आपको मिलेगा, और इंडोनेशिया 141 तक ही जाता है, इसके आगे नहीं जाता इंडोनेशिया। तो कहाँ 10 डिग्री आगे तक है जापान, यहाँ। यानी इंडोनेशिया की लाइन यहाँ ख़त्म है, ये वाली लाइन, तो जापान की लाइन ये है, ये देखिए, जो इंडोनेशिया में टच भी नहीं कर रही। तो इस तरह जब आप मैप को देखेंगे तब आप रियल में समझ पाएंगे कि कौन देश ज़्यादा पूरब में है। इसीलिए जापान सूर्योदय सबसे पहले कहाँ माना जाता है, जापान में माना जाता है। जापान सबसे पूरब में है एशिया में, तो ये वहाँ पूरब की स्थिति है। यहाँ रूस कन्फर्म है, यहाँ इंडोनेशिया कन्फर्म है, यहाँ टर्की कन्फर्म है। तो ये चीज़ तो जान गए आप देश। अब हम अगर इसको आप बना लीजिए ऐसे ही, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ बदल दें। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैपिटल, अगर आपसे पूछा जाए कि
एशिया में सबसे उत्तर में कौन सी कैपिटल यानी राजधानी स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सी राजधानी स्थित है? अब हम राजधानी की बात कर रहे हैं, अब देश की नहीं बात कर रहे हैं, राजधानी। एशिया में बात एशिया की हो रही है, तो एशिया की ही बात करेंगे। सबसे उत्तर में कौन सी राजधानी है? आपको लगेगा कि जब सबसे उत्तर में रूस देश है तो रूस की राजधानी सबसे उत्तर में ही है। नहीं, हमने अभी आपको बताया कि रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में आती है, इसीलिए उसको एशिया में स्थित राजधानी नहीं कहेंगे। देश भले ही एशिया में भी स्थित है लेकिन उसकी राजधानी एशिया में नहीं है, तो रूस तो कट हो गया, मॉस्को तो है ही नहीं। अब दूसरा फिर ढूंढे देश जो सबसे उत्तर में आपको मिले। तो जब आप मैप में देखोगे एशिया में तो आपको एक देश मिलेगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है आस्ताना, सेंट्रल एशिया में आता है। डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत मज़ेदार क्लास होगी सेंट्रल एशिया की, आप एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा आपको। आप एटलस खोलिए और देखिए आस्ताना, सेंट्रल एशिया का देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना जो है वो सबसे उत्तर में पड़ेगी, क्योंकि रूस से लगा हुआ है और रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में आती है, तो ये नंबर हो गया उत्तर में आस्ताना। राजधानी पूछी जाएगी तो ये। अब यहाँ पे आपको जो भ्रम के लिए दिए जाएंगे वो मंगोलिया की राजधानी दे सकते हैं उलन बटेर, तो वो थोड़ा सा इससे डाउन पड़ेगी दक्षिण में, तो सेकंड आप कह सकते हो, लेकिन सबसे उत्तर में यही है। फिर उलन बटेर पड़ सकती है और फिर उधर कोरिया और जापान वगैरह की पड़ेंगी जा करके, तो ये है कंडीशन। पश्चिम में आ जाइए, तो पश्चिम में देश आपने देखा था टर्की, और टर्की की राजधानी अंकारा, और एक देश है साइप्रस जो एक द्वीपीय देश है भूमध्य सागर में। जब आप इस तरह से देखोगे तो इस तरह से आपको टर्की मिलेगा। यह है टर्की, ये हमने अभी जल संधि बताई थी। टर्की की राजधानी है अंकारा, और यहाँ भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसको कहते हैं साइप्रस। भूमध्य सागर में साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया इसकी राजधानी है, यह है कैपिटल, यह भी कैपिटल है। तो अब यहाँ पे बहुत बारीक टक्कर है दोनों में कि देखो देश तो टर्की सबसे पश्चिम है, क्योंकि साइप्रस यही है, टर्की यहाँ तक है तो वेस्ट तक आ गया, तो देश तो बिल्कुल नो डाउट टर्की ही है जो सबसे पश्चिम में है एशिया का। लेकिन अंकारा और साइप्रस की राजधानी निकोसिया में आपको भ्रम हो सकता है कि ये इसमें पश्चिम कौन सा है। यहाँ पे बहुत बारीक मामला है, लेकिन कन्फर्म मैं आपको जो बिल्कुल बताऊंगा वही आपको उत्तर मिलेगा। आप सर्च करिए गूगल में कि अंकारा का लैटीट्यूड क्या है, यानी यहाँ से जो लैटीट्यूड निकल रहा है वो कौन सा है, और यहाँ से जो लैटीट्यूड निकल रहा है ये कौन सा है। तो 1 डिग्री का ही बस अंतर है, तो पश्चिमी अंकारा ही है, कन्फर्म है। अंकारा सबसे पश्चिम में है और ये टर्की की राजधानी है, ये सबसे पश्चिम में है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो वो निकोसिया है। ये फर्स्ट नंबर पे यही है वेस्टर्न मोस्ट, दूसरे पे आप निकोसिया को रख सकते हैं। अगर ये विकल्प में नहीं है तो साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है, लेकिन द्वीपीय राजधानी सबसे पश्चिम में निकोसिया ही होगी। सबसे पश्चिम में स्थित द्वीपीय देश साइप्रस ही होगा, क्योंकि ये द्वीप है। ये साइप्रस द्वीपीय देश है, एक द्वीप है जो भूमध्य सागर में है यहाँ पे, तो द्वीपीय राजधानी तो निकोसिया ही है, लेकिन नॉर्मली अंकारा जो है वो इधर है। अगर इसके लैटीट्यूड देखेंगे आप तो ये आपको पड़ जाएगा, अंकारा जो आपका है वो 32 पे पड़ जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग ईस्ट पे, और ये पड़ेगा जा कर के 33 पॉइंट समथिंग ईस्ट पे। तो चूँकि इधर से 0 से हम चल रहे हैं तो 32 पहले पड़ेगा, उसके बाद 33 पड़ेगा। इसका मतलब है 32 वाला ज़्यादा पश्चिम में है, 32 वाला ज़्यादा पश्चिम में है। 0 से इधर 0 है, 0 से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 0 वाली लाइन होगी जो ग्रीनविच लाइन है। तो आपका
अंकारा जो 32 डिग्री पर है वो पहले पड़ जाएगा और बाद में 33 डिग्री पर, यानी जस्ट एक ही डिग्री आगे बढ़ोगे पूरब की तरफ तो निकोसिया पड़ जाएगा। तो निकोसिया 33 डिग्री पूरब पे है और अंकारा 32 डिग्री पूरब पे है, तो इसीलिए 32 वाली लाइन ज़्यादा पश्चिम तरफ है। तो ये है। अब आ जाइए साउथ में। तो साउथ में दक्षिण की तरफ आपको भ्रम हो सकता है कि मालदीव की राजधानी माले हो सकता है ज़्यादा दक्षिण में है, या फिर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वो ज़्यादा पश्चिम में है। तो मिलता जुलता लगभग आपको लगेगा, तो उसमें कोई भी भ्रम आप न रखिएगा, जकार्ता ही है। जकार्ता इंडोनेशिया, यही सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है। पूरब की तरफ आओगे तो नो डाउट टोक्यो है, टोक्यो जापान राजधानी सबसे पूरब में है एशिया की। तो ये हो गए राजधानी और देश पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से हैं। अगर महासागरों की बात की जाए तो एशिया महासागर की बात करें, इसको हम एशिया मान लें, ये है हमारा एशिया। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। एशिया के दक्षिण में कोई महासागर नहीं है। दक्षिण की तरफ तो हमने अभी आपको पूरा डिटेल पढ़ाया ही। दक्षिण की तरफ यूरोप है, तो यूरोप से बॉर्डर हमने आपको पूरा बताया हुआ है, और अफ्रीका है। तो ये 3 महासागर इसके 3 तरफ हैं, और चौथी तरफ जो पश्चिम तरफ है वो एक कॉन्टिनेंट है, ये महासागर है, और इधर महाद्वीप है यूरोप। अब इसको जो है बांटा गया है 6 भागों में। एशिया को 6 भागों में क्यों बांटा गया है, इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और पॉलिटिकल रूप से भी 6 पार्ट में इसको पढ़ा जाता है, भूगोल के दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके 6 भाग हैं। देखिए एशिया, इसका विभाजन देखिए। एशिया का पहला हिस्सा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा होगा दक्षिण एशिया। तीसरा इसका टुकड़ा होगा दक्षिण पूर्व एशिया। चौथा होगा आपका पूर्व एशिया। पांचवा होगा सेंट्रल एशिया, इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, मिडिल ईस्ट तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये दक्षिण पश्चिम एशिया को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। और छठा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइबेरिया प्रदेश, यानी उत्तर एशिया भी कह सकते हैं इसको, साइबेरिया प्रदेश, इसको आप उत्तर भी कह सकते हैं, एशिया उत्तर में। तो देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा मौखिक रूप से बता देता हूँ कहाँ पे है, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आप सब कुछ भूमध्य सागर से लगा हुआ जो देखते हैं, सऊदी अरब वगैरह और ये सब कुछ, ये सब दक्षिण पश्चिम एशिया कहलाता है। दक्षिण एशिया का मतलब यहाँ पे अपना जो भारत है, भारत और उसके आसपास के जो हैं वो सब दक्षिण एशिया है। फिर भारत के बाद में आप जो उधर जाते हो पूरा इंडोनेशिया और की तरफ जाके, वो सब दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया जिसको कहते हैं। पूर्व एशिया का मतलब है पूरब की तरफ जो जापान वगैरह स्थित हैं, और चीन और मंगोलिया वगैरह, ये सब पूर्व एशिया में आ जाते हैं। सेंट्रल में 5 देश हैं जो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब तान वाले देश जो है वो सेंट्रल एशिया में आते हैं। सब डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन सा देश कहाँ किस में आता है और क्या उसकी सिचुएशन है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेफिक्र रहिए, बिल्कुल करेंगे उससे हम। और साइबेरिया, रसिया का जो एशिया में पार्ट आता है वो साइबेरिया कहलाता है, ठंडा क्षेत्र है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पढ़ने का दृष्टिकोण होगा, जिसमें हम किसी भी एक चीज़ को लेके शुरू करेंगे, जो भी सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग होगा उसको लेके शुरू करेंगे। तो एशिया का इतना आपने समझा, तो इसके बाद हम अगले पार्ट पे बात करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।